हेलो क्लास 10th। आज जो हमारा टॉपिक है वह है धातुओं का शुद्धिकरण। हम धातुओं का निष्कर्षण लगभग अपना जो टॉपिक चल रहा था धातुओं का निष्कर्षण वो लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमने अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण भी पढ़ा, मध्यम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण भी पढ़ा और निम्न सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण भी पढ़ा। तो अंत में इन सभी प्रकार की धातुओं का जब हम निष्कर्षण करते हैं तो अंत में हमें धातु प्राप्त होती है। वो धातु शुद्ध नहीं होती है, उसमें कुछ अशुद्धियां मिली रहती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण की अनेक विधियां हैं। जब आप कक्षा 12 में पहुंचेंगे तो आप लगभग सभी विधियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 10 में आपको केवल एक ही विधि के बारे में पढ़ना है, जिसको कहते हैं वैद्युत विश्लेषण। ठीक है ना, वैद्युत विश्लेषण शुद्धिकरण विधि, वैद्युत विश्लेषण शुद्धिकरण विधि। तो हम इस विधि द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है ना। धातुओं का जो शुद्धिकरण है वो दो कारकों पर निर्भर करता है, यानी दो, जो एक तो धातु है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा जो अशुद्धियां हैं उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ हम केवल धातुओं के शुद्धिकरण की एक ही विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं वैद्युत विश्लेषण विधि। इस विधि में किया क्या जाता है, देखिए ध्यान रखिए कि जो अशुद्ध धातु है जिसका शुद्धिकरण करना है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि सीनियर क्लास में भी काम आएगा। जो अशुद्ध धातु है उस अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। ठीक, तो जो अशुद्ध धातु है जिसका हमने शुद्धिकरण करना है उस धातु का एनोड बनाया जाता है, और शुद्ध धातु का, वही धातु यानी जिस धातु का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं उसकी अशुद्ध धातु का तो एनोड बनाया जाएगा, और उसकी एक शुद्ध धातु की पतली छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है। ये ध्यान रखना कि जिसका शुद्धिकरण करना है, जिस धातु का, जो अशुद्ध धातु है उसका एनोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। ठीक, अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा, समझ में आएगा धीरे धीरे। और उसी धातु के लवण का, धातु के लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। अब कैसे, देखिए मैं उदाहरण के बता रहा हूं। सपोज करो, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, हमारे पास कॉपर धातु का शुद्धिकरण करना है। कॉपर धातु का शुद्धिकरण। अब कॉपर धातु का शुद्धिकरण करना है, विधि है वैद्युत विश्लेषण विधि। कैसे करेंगे, देखिए एक बड़ा सा पात्र लेंगे, बिल्कुल कल का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, ध्यान से गौर से देखना इसको। एक बड़ा सा पात्र लिया, इसमें अब दो धातु की हमने क्या लेनी है, छड़ है, और धातु कौन सी होगी जिसका शुद्धिकरण करना है। ठीक, तो एक अशुद्ध धातु की छड़ हमने ले ली, मोटी छड़। ये किसकी छड़ है, अशुद्ध कॉपर। ये है आपका अशुद्ध कॉपर। अब पहले ही कहा हमने कि अशुद्ध धातु की छड़ क्या होगी, एनोड। तो ये एनोड है। ठीक है ना। एनोड किसको कहते हैं, जिस पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। इसी कॉपर धातु की एक पतली छड़ कैथोड के रूप में ली जाती है। ये क्या है, शुद्ध कॉपर। ये शुद्ध कॉपर छड़ है। ये किसके रूप में ले रखी है हमने, कैथोड के रूप में। कैथोड यानी जिस पर ऋणावेश होता है। अब एक बैटरी से इसको हम जोड़ देते हैं। देखो बैटरी का ऋण सिरा जिससे जुड़ा, ये ऋण सिरा है, वो कैथोड कहलाया। धन सिरा जिससे जुड़ा वो कहलाया एनोड। ठीक, अब इसमें हमने क्या भरना है, वैद्युत अपघट्य भरना है। कल हमने बात की थी। अब वैद्युत अपघट्य किसका भरना है, देखो हमने ऊपर क्या लिखा है कि अशुद्ध धातु का एनोड होगा, तो अशुद्ध कॉपर का एनोड ले लिया। शुद्ध धातु का कैथोड होगा, उसी धातु को यानी उसी धातु की शुद्ध अवस्था में कैथोड बनाया जाएगा, तो शुद्ध कॉपर का कैथोड बना दिया।
और उसी धातु के लवण का विलयन वैद्युत अपघट्टी के रूप में। अब ये जो वैद्युत अपघट्टी होगा ये किसका लवण होगा? कॉपर का। तो इसलिए हम यहां पर क्या भर देते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक। अब होता क्या है, देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जो एनोड है, एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये हमेशा याद रखना, काम भी आएगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण, जिसको आपने 10th में उपचयन भी कहा है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन। अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करना। समझ गए इतना? अब क्या होगा, देखो अभिक्रियाएं क्या होंगी ये ध्यान देना। एनोड पर, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है जिस पर कौन सा आवेश है? धनावेश, है ना। तो होता क्या है, किसका बना है एनोड? कॉपर का। तो एनोड से जो कॉपर धातु की छड़ है, ये कॉपर धातु की छड़, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है क्योंकि ऑक्सीकरण होना है एनोड पर। तो ये कॉपर धातु की जो अशुद्ध कॉपर की छड़ है, इसमें जो कॉपर के परमाणु हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और त्यागने के बाद किस में बदल जाते हैं? Cu2 पॉजिटिव आयन में। समझ रहे हो? यानी इस छड़ से जो कॉपर धातु है वो किस में बदल रही है? कॉपर आयनों में। कॉपर धातु किस में बदल गई? कॉपर आयनों में। आयन कहां चले गए? विलयन में चले गए। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भी निकले हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस छड़ से यहां पहुंच गए। कहां? कैथोड पर। क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं ना, एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। अब जब एनोड से कैथोड पर पहुंचेंगे तभी तो ग्रहण होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से ग्रहण हो रहे हैं? जो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा रहे हैं कैथोड पर, वो वहां ग्रहण हो रहे हैं। तो ग्रहण तब होंगे जब एनोड से निकलकर कहां जाएंगे? कैथोड पर। तो एनोड में जो कॉपर धातु है वो कॉपर आयनों में बदल गई और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां पहुंच गए? कैथोड पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई ऑक्सीकरण, है ना। तो क्या हो रहा है जनरली कि जो अशुद्ध एनोड है या अशुद्ध कॉपर की छड़ है, उसमें जो कॉपर के परमाणु हैं वो कॉपर आयनों में बदल रहे हैं। कॉपर आयन कहां चले गए? विलयन में गए। अब हम जाते हैं कहां पर? कैथोड पर। एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कहां पहुंच गए? कैथोड पर। 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? कैथोड पर पहुंच गए। अब ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन कैथोड की ओर गति करते हैं। यानी एनोड से कॉपर आयन कहां चले गए? विलयन में। और विलयन से उतने ही कॉपर आयन कहां चले गए? कैथोड पर। तो ये कॉपर आयन क्या करते हैं, जब कैथोड के चारों ओर पहुंचते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर किस में बदल जाते हैं? कॉपर पे। और कॉपर इस कैथोड के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। यानी कॉपर धातु इस कैथोड के चारों ओर इकट्ठा होने लगती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि एनोड से कॉपर धातु के परमाणु आयन में बदल रहे हैं, तो ये एनोड का भार धीरे धीरे घटने लगता है। क्योंकि यहां से सारे कॉपर, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो एनोड से कॉपर के परमाणु कॉपर आयनों में बदलकर विलयन में चले जाते हैं और विलयन से वे कॉपर के आयन कैथोड के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। तो इस प्रकार सारा का सारा कॉपर परमाणु जो एनोड पे था वो सब विलयन में चले जाता है और विलयन से कहां चला जाता है? कैथोड पर। इस प्रकार इस एनोड से सारा का सारा कॉपर कहां चले जाता है? कैथोड पर। और जो अशुद्धियां होती हैं वो इस एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं, जिसको एनोड मड कहा जाता है। मड यानी कीचड़, ठीक है ना। इसको एनोड मड कहा जाता है। अशुद्धियां सारी एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं और कॉपर परमाणु कॉपर आयनों में बदलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप वो आयन विलयन में चले जाते हैं और विलयन से उतने ही आयन कैथोड पर जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाते हैं और वो धातु कहाँ एकत्रित हो जाती है? कैथोड के चारों ओर। तो इस प्रकार हमारी धातु क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था ये था कि धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।